नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए जो रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टम्स टैरिफ है वह काफी महत्वपूर्ण है। जहां पर सामान्यतः क्लासिफिकेशन करने में कुछ दिक्कत आती है, वहां पर यह रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट रूल है कि जो टाइटल्स ऑफ सेक्शंस और चैप्टर्स एंड सब चैप्टर्स वे केवल रेफरेंस के लिए दिए हुए हैं। तो जो चैप्टर का टाइटल है या सेक्शन का टाइटल है वह लीगल पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। लीगल पर्पस के लिए अर्थात क्लासिफिकेशन जहां पर हमको नक्की करना है वहां लीगल पर्पस के लिए हेडिंग्स, उन हेडिंग से रिलेटेड कोई भी सेक्शन नोट, चैप्टर नोट, उन्हीं का महत्व है। मैं एग्जाम्पल दे के बताऊं तो जैसे चैप्टर 19 का हेडिंग है प्रिपरेशंस ऑफ सीरियल्स, फ्लोर, स्टार्च और मिल्क, पेस्ट्री कुक्स प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो ये हेडिंग है प्रिपरेशंस ऑफ सीरियल्स, फ्लोर, इसका लीगल महत्व नहीं है क्लासिफिकेशन के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रिपरेशंस ऑफ सीरियल्स, फ्लोर हैं वो इसी चैप्टर में आएंगे क्योंकि चैप्टर हेडिंग में ऐसा लिखा हुआ है। जबकि जो चैप्टर नोट्स जो लिखी हुई है उसका क्लासिफिकेशन के लिए महत्व है। सेकंड रूल है कि यदि किसी भी हेडिंग के अंदर किसी आर्टिकल को दर्शाया गया है तो वह आर्टिकल यदि इनकम्प्लीट फॉर्म में या अनफिनिश्ड फॉर्म में भी है तब भी वह उसी हेडिंग या सब हेडिंग में क्लासिफाई होगा, बशर्ते कि वह प्रोडक्ट इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड फॉर्म में भी उसके जो एसेंशियल कैरेक्टर है, जो कंप्लीट और फिनिश्ड आर्टिकल के एसेंशियल कैरेक्टर हैं, वो उस अनफिनिश्ड या इनकम्प्लीट आर्टिकल में भी है तो वह फिनिश वाले आर्टिकल में ही क्लासिफाई होगा। इसी प्रकार से यदि किसी प्रोडक्ट को फिनिश कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद में उसको अनअसेंबल्ड या डिसअसेंबल्ड फॉर्म में भी यदि प्रेजेंट किया जाता है तो भी वह उसी प्रकार से क्लासिफाई होगी जैसे कि वह फिनिश्ड फॉर्म में या कंप्लीट फॉर्म में है। उदाहरण के लिए यदि किसी मशीन को कंप्लीट बना लिया है, टेस्टिंग कर लिया है, लेकिन फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए या सप्लाई में सुविधा रहे इसलिए उसको वापस से अनअसेंबल्ड कर दिया गया है, तब भी वह पूरी मशीन के रूप में ही उसको क्लासिफाई किया जाएगा, न कि उसके पार्ट्स के रूप में। रूल 2 का सब रूल बी है कि यदि किसी हेडिंग के अंदर किसी मटेरियल या सब्सटेंस का रेफरेंस दिया गया है तो वह रेफरेंस किसी वस्तु में उस मटेरियल या सब्सटेंस का मिक्सचर या कॉम्बिनेशन है तब भी उसी हेडिंग के अंदर वह गुड्स क्लासिफाई होगी, यह मानते हुए कि वह गुड्स पूर्णतया उसी मटेरियल या सब्सटेंस से बना हुआ है। लेकिन जिस वस्तु में एक से ज्यादा मटेरियल यूज हुए हों तो फिर कौन से हेडिंग के अंदर कौन से सब हेडिंग में उस गुड्स का क्लासिफिकेशन होगा उसमें समस्या आ सकती है, तो उसका निर्धारण रूल 3 के हिसाब से किया जाएगा। रूल 3 के 3 पार्ट हैं, ए बी सी। रूल 3 यह दर्शाता है कि when by application of rule 2b or for any other reason goods are prima facie classifiable under 2 or more headings, classification shall be effected as follows। जो रूल 2b था उसके कारण, अर्थात जिसमें 2 से ज्यादा मटेरियल का उपयोग हुआ उस कारण से या और किसी भी कारण से प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि यह वस्तु तो 2 अलग अलग हेडिंग के अंदर क्लासिफाई हो सकती है, तो उस वस्तु को कैसे क्लासिफाई करना यह रूल 3 में दर्शाया गया है। इसका पार्ट ए है कि जो हेडिंग उस वस्तु का मोस्ट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दर्शाता है
उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा दूसरे हेडिंग जहां पर वो जनरली डिस्क्राइब किया गया है। जहां पर दो या दो से अधिक हेडिंग केवल उस वस्तु के पार्ट को ही दर्शाते हैं, पूरी वस्तु को वो नहीं दर्शाते हैं, तो उस केस में वो दोनों या दो से अधिक जितने भी हेडिंग है जो उसके पार्ट को दर्शाते हैं उन सभी को इक्वल माना जाएगा। जो मिक्सचर या कंपोजिट गुड्स होते हैं, जो अलग अलग मटेरियल्स या कंपोनेंट से बने होते हैं या जिन्हें रिटेल सेल के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वह रूल 3A के अनुसार क्लासिफाई नहीं हो सकते, तो उनको उस प्रकार से क्लासिफाई किया जाएगा जिसमें जो मटेरियल या कंपोनेंट उस वस्तु को एसेंशियल कैरेक्टर देता हो। अर्थात जो मिक्सचर और कंपोजिट गुड्स है उनमें से जो मटेरियल या जो एक कंपोनेंट उस वस्तु को एसेंशियल कैरेक्टर देता हो, उसी वस्तु से, उसी कंपोनेंट से वह वस्तु बनी है, यह मानकर उसको क्लासिफाई किया जाएगा। यदि रूल 3A और 3B से भी क्लासिफाई नहीं होता हो और वह वस्तु दो या दो से अधिक हेडिंग के अंदर इक्वली क्लासिफाई होने लायक लगती है, तो जो हेडिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर में बाद में आता है उस हेडिंग में उस वस्तु को क्लासिफाई किया जाएगा। यदि कोई वस्तु उपरोक्त रूल्स के अनुसार क्लासिफाई नहीं हो सकती है, तो उस वस्तु को वह किसी दूसरी वस्तु के समान लग रही हो तो उस वस्तु के अनुसार उसको क्लासिफाई किया जाएगा। द गुड्स टू विच दे आर मोस्ट अकीन, दूसरी किसी वस्तु के समान लग रही हो उस वस्तु के अनुसार उसको क्लासिफाई किया जाएगा। इन 4 रूल के अलावा पैकिंग मटेरियल के लिए भी रूल है। कैमरा केसेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट केसेस, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट केसेस, नेकलेस केसेस एंड सिमिलर कंटेनर्स specially shaped or fitted to contain a specific article or set of articles suitable for long term use and present with the article for which they are intended। अर्थात वो उन्हीं वस्तुओं के लिए बनाए गए, उन्हीं वस्तुओं के उपयोग में आ सकते हैं और उन्हीं वस्तुओं के साथ में उनको दिया जा रहा है। तो उन पैकिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन उन मुख्य वस्तुओं के साथ होगा, अर्थात कैमरा केस का क्लासिफिकेशन कैमरा के साथ में ही होगा। This rule does not however apply to containers which give the whole its essential character। लेकिन जो कंटेनर का अपने आप में खुद के अलग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए यह रूल लागू नहीं होगा। Subject to the provisions of A, packing materials and packing containers presented with the goods therein shall be classified with the goods if they are of a kind normally used for packing such goods। यदि जो कंटेनर मुख्य वस्तु के साथ में ही सामान्यतः दिया जाता है तो उस कंटेनर को या उस पैकिंग मटेरियल का अलग से क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो मुख्य वस्तु के साथ में ही उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। However, this provision does not apply when such packing materials or packing containers are clearly suitable for repetitive use। लेकिन ऐसा जो पैकिंग मटेरियल है जो कि बार बार यूज में आ सकता है तो फिर वह उस वस्तु के साथ में उपयोग में नहीं आएगा। एग्जाम्पल यदि देना हो तो जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स है और उनके जो प्लास्टिक के कैरेट्स है वो बार बार उपयोग में लिए जा सकते हैं, तो फिर वह उस मुख्य वस्तु, वो जो प्लास्टिक का कैरेट है या बॉटल है, उसका क्लासिफिकेशन उस मुख्य वस्तु यानी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के साथ में नहीं होगा। For legal purposes, the classification of goods in the subheadings of a heading shall be determined according to the terms of those subheadings and any related subheading notes। जो subheading का जो टर्म्स है, जो शब्द उसमें यूज किए गए हैं वो, और सब हेडिंग की नोट्स भी होती है। जैसे चैप्टर नोट्स के अंदर हेडिंग्स के कुछ हेडिंग्स के लिए नोट्स दी हुई होती है, वैसे ही कुछ सब हेडिंग के लिए भी नोट्स दी हुई है, उसी के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ये काफी
रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सामान्यतः जहां पर क्लासिफिकेशन करने में कुछ दुविधा हो, कुछ डिस्प्यूट हो, तभी ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट केसेस है, जो जुडिशियरी में, ट्राइब्यूनल में जाते हैं, वहां पर ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का उपयोग किया जाता है। लेकिन कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, हम भी अभ्यास करके ये चीजें अच्छे से सीख सकते हैं, जिस प्रकार ये बालक कर रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएस से रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।